सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित मात्रा में खान पान की आवश्यकता होती है, परंतु किसी कारणवश या तो पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार की अनुपलब्धता या जानकारी के अभाव में हम हमारे शरीर की पोषक आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रख पाते हैं और शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। सरकार द्वारा एक व्यापक उद्देश्य को लेकर के पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। पोषण अभियान पर ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने स्टूडियो के फोन लाइन से संपर्क किया है जिला बालोद के महिला बाल विकास अधिकारी श्री हरि कीर्तन राठौर जी से। राठौर जी नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर। राठौर जी, पोषण अभियान किन व्यापक उद्देश्यों को लेकर शुरू की गई है? पोषण अभियान शासन का एक महती योजना है। हमारे देश में अगर देखा जाए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सही खान पान नहीं होने के वजह से उन बच्चों की डेथ रेट बढ़ जाती है जी। और बहुत सारे बच्चों को हमको खोना पड़ जाता है। तो पोषण अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम ये है कि इसके द्वारा हम लोग बच्चों को कुपोषित होने न दें और अपने जो बच्चे हैं उनको कुपोषित न होने दे करके बच्चों को बचाएं उनका जीवन। एक उद्देश्य ये है सर जी। एक उद्देश्य है, भारत में एनीमिक महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है जी। तो एनीमिक महिलाओं की संख्या को भी जागरूकता ला करके एनीमिया को कम करना, किशोरी बालिकाओं में एनीमिया को कम करना जी। तो ये इसके व्यापक उद्देश्य है पोषण अभियान के। राठौर जी, क्या एनीमिया और कुपोषण में कोई संबंध है? बिल्कुल, एक दूसरे का चोली दामन का साथ है इनका, क्योंकि अगर कोई महिला या किशोरी बालिका अगर एनीमिक है, शादी होने के बाद में गर्भावस्था के समय अगर एनीमिया है, उनको एचबी उनका कम है, तो वो जो है गर्भाधारण के बाद इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और एनीमिक महिला के गर्भावस्था में ही बच्चे के कुपोषण में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार एनीमिक महिला से बच्चे कुपोषित होते हैं। बच्चे कुपोषित होने के बाद में यही बच्चा फिर बाद में एनीमिक हो जाता है। तो एक प्रकार से एक सर्कल सिस्टम इनका चालू हो जाता है इसका, एनीमिया से कुपोषण और कुपोषण से फिर एनीमिया। राठौर जी, कुपोषण के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? शरीर में एक प्रकार की वजन घटने लगता है या अन्य दुष्प्रभाव परिलक्षित होने लगते हैं, इसी को कुपोषण कहा जाता है। एक निर्धारित समय में बच्चे का जन्म के बाद वजन या ऊंचाई एक निश्चित स्तर से अगर कम होता है तो हम लोग उसको कुपोषित या कुपोषण उसको मानते हैं। कुपोषण को हम लोग 3 स्तर में देखते हैं, जैसे कि एक निश्चित उम्र में निश्चित वजन होना चाहिए, अगर वो नहीं है अब उसको जो है हम लोग कुपोषित मानते हैं। अब एक चीज और है कि एक निश्चित उम्र के आधार पर अगर ऊंचाई एक निश्चित ऊंचाई से कम है तब भी उसको कुपोषण मानते हैं और ये कुपोषण के श्रेणी में आता है नाटापन या बौनापन। इसका तीसरा स्तर है कि वजन के आधार पर बच्चे का ऊंचाई होना चाहिए। तो इस प्रकार कुपोषण का एक व्यापक अवधारणा है। सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यह है कि जो बच्चा कुपोषित होता है उसकी मृत्यु की संभावना बहुत अधिक होती है। जो कुपोषित बच्चा है एक बार कुपोषण श्रेणी में आने के बाद में उसका या तो मानसिक विकास देखेंगे, शारीरिक विकास देखेंगे या संज्ञानात्मक विकास देखेंगे, उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चा अगर कुपोषित है तो उसको बीमारी होने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है, संक्रमण में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। राठौर जी, कुपोषण के दुष्चक्र को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे लोगों को दिखता था कि अगर रोड नहीं बना है तो रोड नहीं बना हुआ दिखता था, स्कूल नहीं बना है स्कूल नहीं बना हुआ दिखता था, लेकिन कुपोषण समाज में क्योंकि एक अवधारणा विकसित नहीं थी तो लोगों को नजर आता नहीं था। किसी घर में अगर कोई बच्चा वजन कम है तो उसको लोग जो है इग्नोर करते थे। उनको एक मतलब अगर हम लोग भी जैसे काम कर रहे हैं, हम लोगों ने गृह भेद भी किया हुआ है, लोगों को बोलते थे कि भाई ये बच्चा इतना वजन होना चाहिए, इससे कम है। तो लोग बोलते थे कि भाई बच्चा सही से खा रहा है, सही से पी रहा है, हमको कोई परेशानी नहीं। तो एक सोच जो बनना चाहिए वो नहीं बना था। तो इसको महिला बाल विकास जो है एक तो इसका सोच विकसित कर रहा है, कुपोषण के प्रति लोगों की समझ विकसित कर रहा है कि बच्चा
का वजन इस उम्र में जितना उम्र है उसके हिसाब से हम लोग उनको अवगत कराते हैं कार्यकर्ता के माध्यम से। बच्चे का वजन इतना कम है, इसको अपने को गेन करना है। और इसके दुष्प्रभाव ये मानसिक या शारीरिक ये हो सकते हैं। एक सामुदायिक सहभागिता होता है जिसमें महिला बाल विकास जो है हर महीने में कम से कम 2 दिन सुपोषण चौपाल आयोजित होता है आंगनबाड़ी में। उन आंगनबाड़ी में जितने भी अब गर्भवती माताएं रहती हैं, शिशुवती माताएं रहती है और समाज के अन्य लोग गांव के, उनको भी हम जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करते हैं, उनके सास, उनके पति, उनको भी आमंत्रित करते हैं और इस सुपोषण चौपाल के माध्यम से हम लोग उनको जानकारी प्रदान करते हैं, एक समझ विकसित कराते हैं। वर्तमान में कुपोषण को दूर करने के लिए सभी आंगनबाड़ियों में हम लोगों ने प्रयास किया है कि अच्छे फलदार पौधे, चाहे अमरूद हो, पपीता हो, कटहल सब्जी के लिए, और जैसे बरसात का समय है तो सुपोषण वाटिका एक विकसित करने का हमने प्रयास किया है। और जहाँ पर आंगनबाड़ी, जहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हितग्राही जो गर्भवती हैं, शिशुवती हैं, उनके घर में भी हम लोग एक किचन गार्डन जिसको बोलते हैं वो विकसित करने का प्रयास किया है। हमारा विभाग जो है टेक होम राशन के तहत रेडी टू ईट का वितरण करता है। पर रेडी टू ईट जो है अपने जो हितग्राही हैं 4 प्रकार के, एक तो गर्भवती माताएं हैं, शिशुवती माताएं हैं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं। इन सभी को हम लोग रेडी टू ईट वितरण कराते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय था और आंगनबाड़ी बंद था, अभी भी आंगनबाड़ी खोलने का निर्देश नहीं है कोरोना काल को देखते हुए। हमारी कार्यकर्ताएं जो है प्रथम मंगलवार और तृतीय मंगलवार हितग्राहियों के घर में जा करके रेडी टू ईट का पैकेट देती है। गर्भवती माता है, उनको पहले आंगनबाड़ी में गर्म भोजन मिलता था, 450 ग्राम का एक पैकेट रेडी टू ईट घर में खाने के लिए मिलता था। अभी चूंकि लॉकडाउन में गर्म भोजन नहीं मिल रहा है तो सीधा सीधा हम लोग 900 ग्राम का पैकेट गर्भवती को देते हैं। तो सर, ये रेडी टू ईट है, ये किन किन अनाजों से, किन पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है और इसको किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? रेडी टू ईट पर सिर्फ रेडी टू ईट बोल देने से इसका पता नहीं चलता कि इसमें क्या चीज मिला होगा। इसलिए जब पैकेट हितग्राहियों को देते हैं तो विभाग की तरफ से निर्देश है कि उसमें उन चीजों का उल्लेख हो कि क्या चीज से बना हुआ। इसमें गेहूं मिला होता है सर, इसमें लगभग अगर 100 ग्राम का कंपोनेंट देखें तो 30 ग्राम इसमें गेहूं मिलाते हैं। चना मिला होता है लगभग 20 ग्राम, क्योंकि चना में प्रोटीन अधिक होता है, इसलिए चना का उपयोग करते हैं। सोयाबीन का उपयोग करते हैं, प्रोटीन का ये सोर्स है। और रागी मिलाते हैं जिससे खून की वृद्धि हो सके। हल्दी मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं। मतलब इन चीजों को अच्छे से भून करके, तेल मिक्सिंग करके, शक्कर मिला करके इसको पैकेट में बंद करके हम लोग इसको पहुंचाते हैं। और एक बात यह है कि इसके लिए महिला समूह के द्वारा ही रेडी टू ईट तैयार करवाया जाता है। और जब मिक्सिंग होता है तो अपनी कार्यकर्ता, CDPO ये सब वहाँ पर उपस्थित रहते हैं ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो सके और हितग्राही को अच्छे से रेडी टू ईट प्राप्त हो सके। तो उपयोग जो है, आंगनबाड़ी जब चल रहा था तब आंगनबाड़ी में जो बच्चे आते थे 3 से 6 साल के, उसको सप्ताह में अल्टरनेट रूप से हम लोग उसका रोटी बना करके या हलवा बना करके खिलाते हैं। और गर्भवतियों को भी हम लोग जब देते हैं तो उसका उपयोग बताते हैं कि जैसे गर्भवती को अभी 900 ग्राम दे रहे हैं तो बोलते हैं कि इसको आप समान भाग में 7 भाग में बांट लो और एक भाग एक दिन का आहार है, उसको हलवा के रूप में भी खा सकते हैं, उनको रोटी बना सकते हैं, उसका पेड़ा भी बनाते हैं। और बताते हैं कि अगर आपको और अच्छा कुछ करना है तो उसमें आप नारियल भी मिला सकते हैं। उसका केक भी, जब कुछ कार्यक्रम होता है तो केक के द्वारा भी प्रदर्शन हम लोग करते हैं। तो इसका उपयोग एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सूखे के तौर पर हमेशा खाएं, उससे अच्छा है कुछ अलग अलग प्रकार के बनाकर खाएं, तो उसका प्रभाव भी उन पर ज्यादा अच्छा पड़ेगा। राठौर जी, आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन तिहार मनाया जा रहा है, इसके उद्देश्य क्या है? आंगनबाड़ियों में 7 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक वजन त्योहार का आयोजन किया गया है। और वजन त्योहार मनाने का एक व्यापक उद्देश्य है। सिर्फ कुपोषण की जांच करना और एनीमिया की जांच करना नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ये भी है कि परिवार के बच्चों के सही पोषण स्तर से अवगत कराना, ताकि परिवार को पता रहे कि उनके बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए, ये उनको अवगत कराना है कि इसका एक उद्देश्य है। एक उद्देश्य देखेंगे तो कुपोषण की वर्तमान स्थिति की जानकारी तैयार करना, जिसके कारण विभाग जो है कार्य योजना बना सके, या किस ग्राम पंचायत में ज्यादा कुपोषण है, किस जिले में ज्यादा कुपोषण है, या किस ब्लॉक में ज्यादा कुपोषण है। इसमें एक कंपोनेंट और जोड़ा गया है जिसमें हम लोग किशोरी बालिकाओं का एनीमिया टेस्ट करा रहे हैं। इसके द्वारा एनीमिक जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको भी अवगत कराया जा रहा है कि खान पान उनको किस प्रकार करना है ताकि एनीमिया जो है और अधिक मत बढ़े। राठौर जी, वजन त्योहार में किस उम्र के बच्चे का कितना वजन होना चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, जिससे पता चले कि बच्चा स्वस्थ है? कितने वर्ष तक के बच्चे को इस वजन त्योहार में शामिल किया गया है? वजन त्योहार का उद्देश्य है कि लोगों को अवगत कराना कि उनके बच्चे का पोषण स्तर क्या है।
ऊंचाई क्या है और कितना होना चाहिए। सामान्य लोगों को एक्चुअली में पता नहीं रहता है कि बच्चे का वजन कितना होना चाहिए। अगर देखा जाए तो जन्म के समय अगर कोई भी बच्चा 2.5 किलो से कम पैदा हो रहा है तो उसको हम लोग कुपोषित मानते हैं। इसका मतलब है कि बच्चा 2.5 किलो से ऊपर पैदा हो। वैसे ही अगर 6 माह में देखें तो बच्चे का ग्रोथ इस प्रकार होना चाहिए कि अगर लड़का है तो कम से कम 6 किलो 400 ग्राम हो, लड़की है तो 5 किलो 700 ग्राम हो, और उसकी ऊंचाई 6 माह की अवस्था में कम से कम 63-64 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और लड़की है तो 61-62 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है तब उसको हम लोग मानते हैं कि बच्चे का ऊंचाई बढ़ना चाहिए अभी बौनेपन की श्रेणी में। अगर इसको और बढ़ाएं तो जैसे अगर मैं 3 वर्ष की बात करूं तो 11 किलो 300 ग्राम के लगभग लड़का है तो, और अगर 5 साल के बच्चे की बात करें तो लड़का रहे तो 14 किलो 100 ग्राम के वजन से कम नहीं होना चाहिए, और लड़की है तो 13 किलो 700 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। वैसे ही उसकी ऊंचाई देखेंगे तो 5 वर्ष के बच्चे का ऊंचाई 100 सेंटीमीटर इससे कम नहीं होना चाहिए, और लड़की है तो लगभग 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। हम लोग जो वजन त्योहार मना रहे हैं उसमें 0 से 5 साल मतलब जन्म से लेकर के 5 साल तक बच्चे हैं, उन बच्चों का वजन और हाइट इसका मापन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले हमारे आंगनबाड़ियों में ऊंचाई मापने के लिए स्टेडियोमीटर जो प्रॉपर टेक्निकल एक सपोर्ट है वो नहीं था। अभी सभी आंगनबाड़ियों में बड़े बच्चों के लिए 5 साल तक के बच्चों के लिए स्टेडियोमीटर, और जो छोटे बच्चे हैं खड़े नहीं हो सकते उनके लिए इन्फेंटोमीटर में उसकी लंबाई मापने का यंत्र अपने पास उपलब्ध है, और उसका उपयोग करके बच्चे का ऊंचाई नापा जा रहा है। वजन की बात करेंगे तो वजन के लिए भी आंगनबाड़ियों में अभी वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है जिसमें 2 साल तक के बच्चों का वजन हम लोग मापते हैं एक्यूरेट, और बड़े बच्चे हैं 2 साल से 5 साल के उनको सॉल्टर मशीन में हम लोग उसका वजन लेते हैं। और एक प्रपत्र जो अभिभावक आता है उसको भी भर के उस बच्चे के पोषण स्तर का उल्लेख करते हुए हम लोग देते हैं ताकि घर वाले भी परिवार भी जान सके कि उनका बच्चा सामान्य में है। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करके जो किशोरी बालिका है उनका भी एनीमिया टेस्ट करवा रहे हैं। किशोरी बालिकाओं को एनीमिक होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। एचबी जो बोलते हैं हीमोग्लोबिन वो 11 से कम नहीं होना चाहिए महिलाओं का या लड़कियों का, तो उसका जांच किया जा रहा है। इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक पत्र जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, अपने ग्राम के जनप्रतिनिधि से लेकर के जिला पंचायत के भी जनप्रतिनिधियों को हमने पत्र लिखा है और बात किया हुआ है, और उनका सहयोग मिल भी रहा है। अगर फील्ड लेवल में देखेंगे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कहीं न कहीं अपने नजदीकी आंगनबाड़ी में अपना किसी न किसी प्रकार से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। राठौर जी, आपने हमारे श्रोताओं को पोषण अभियान के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।